हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। आज के इस वीडियो में हम डिप्लोमा फार्मेसी MSBT समर एग्ज़ाम 2021 जो है उसके बारे में जानने वाले हैं कि स्टूडेंट को कौन कौन से इंस्ट्रक्शन या फिर गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है ये समर एग्ज़ाम देते वक्त। ये जो थ्योरी एग्ज़ाम देने वाले हैं आप, वो 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है और MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है ये। इसमें आप जहाँ भी है, अपने घर पे है या फिर कहीं पर भी है, तो वहीं से आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये एग्ज़ाम जो है ये प्रॉक्टर की जाने वाली है, मतलब उसे ऑनलाइन भी कोई सुपरवाइज़ करने वाला है। ऑनलाइन आपको जो एग्ज़ाम देनी होती है वहाँ पे आपको वेब कैमरा ऑन करना होता है और उसके बाद जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो उसमें रिकॉर्ड हो जाती है, वो होता है प्रॉक्टोरिंग। ठीक है, तो कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस या फिर गाइडलाइंस आपको फॉलो करने हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो प्री एग्जामिनेशन के लिए दिए हुए हैं। तो प्री एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है ये हम जान लेते हैं। फर्स्ट इज द एग्जामिनी कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द comforts of his or her location subject to availability of access to power supply and internet। जो भी एग्जामिनी मतलब स्टूडेंट्स, जो एग्जामिनी है वो अपने कंफर्ट्स के हिसाब से किसी भी लोकेशन से एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अच्छी पावर सप्लाई होनी चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन भी होनी चाहिए। अगर पावर सप्लाई या फिर इंटरनेट कनेक्शन असेसिबल नहीं है तो एग्जामिनी ऐसी प्लेस चूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं जिसमें पावर भी मिले और इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छी हो। Next instruction is the examinee has a choice to attend the summer exam 2021 as on any device like। अब जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं वो आप किसी भी डिवाइस से दे सकते हैं, लेकिन उसमें कैमरा होना चाहिए। अगर आप डेस्कटॉप से दे रहे हैं तो उसमें कैमरा इनेबल्ड होना चाहिए। जो पर्सनल कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें विंडोज़ 7 होना चाहिए या फिर हायर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। और अगर आप वेब से दे रहे हैं, किसी URL से एग्ज़ाम दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन, तो उसमें गूगल क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी कैमरा इनेबल्ड होना ज़रूरी है। और जो लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं वो विंडोज़ 7 या फिर हायर ऑपरेटिंग सिस्टम वाला लैपटॉप होना चाहिए, उसमें भी गूगल क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप मोबाइल से या फिर एंड्रॉयड फ़ोन से या फिर टैबलेट से एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें भी कैमरा इनेबल्ड होना चाहिए। Examiner shall keep in his or her mind following points in regard to enabling the camera of the device। अब आपने ये जो अबव 3 पैरामीटर्स देखे कि कौन कौन से डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिखी होगी, वो ये कि कैमरा हमेशा इनेबल्ड रखना है क्योंकि प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम होने वाली है आपकी, राइट। तो इसीलिए कैमरा इनेबल्ड होना ज़रूरी है। अब अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन में, MSBT एग्ज़ाम नाम का जो ऐप है वहाँ पे अगर पहली बार आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे कैमरा एक्सेस के लिए पूछा जाएगा, परमिशन आपसे पूछी जाएगी। तो आपको वो परमिशन येस करनी है, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आपने डिनाई कर दी परमिशन तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। वो ऐप आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप उसमें एग्ज़ाम स्टार्ट कर पाए। तो हो सकता है कि उसमें आपको परमिशन देना पड़े या फिर ऑटोमेटिकली परमिशन आपके फ़ोन में अलाउ भी की जाती है। तो अगर आपको पूछ रहा है परमिशन तो परमिशन आपको एक्सेस करनी पड़ती है, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। और अगर आपने परमिशन के लिए अलाउ कर दिया है तो फिर आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। In case the examinee denies the access to camera, the app does not permit the examinee to start examination। जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि अगर आप डिनाई कर देते हैं परमिशन तो आप एग्जामिनेशन स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। और अगर कुछ फ़ोन में अगर आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़ाम, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपने जो ऐप इंस्टॉल किया हुआ है MSBT एग्ज़ाम का ऐप, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, री इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो पहले इंस्टॉल किया है, गलती से आपने डिनाई कर दिया है कैमरा परमिशन के लिए, तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, फिर उसे री इंस्टॉल कीजिए और फिर से जब वो एप्लीकेशन आपसे परमिशन पूछेगा कैमरा के लिए तो उसे अलाउ कर दीजिए। फिर आपका फ़ोन जो है, मोबाइल एप्लीकेशन जो है MSBT एग्ज़ाम का, वो अच्छे से रन कर पाएगा और आप एग्ज़ाम स्टार्ट कर पाएंगे।
और अगर रीइंस्टॉल करके या फिर उससे भी वर्क नहीं कर रहा है तो आप सिस्टम सेटअप में जाके वो कैमरा इनेबल कर सकते हैं। कैमरा एक्सेस वंस गिवन ऑन द ऐप will remain effective as long as the app is not uninstalled। अब एक बार आपने कैमरा को परमिट कर दिया, कैमरा को अलाउ कर दिया एक्सेस के लिए, तो बार बार आपसे ये पूछा नहीं जाएगा। जितने भी आपको सब्जेक्ट के एग्ज़ाम पेपर देने वाले होते हैं, तो हर बार ये नहीं पूछेगा। जब तक आपके फ़ोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल है तब तक वो आपको नहीं पूछेगा, सिर्फ एक ही बार पूछेगा। और हर एक क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने के लिए वो बार बार नहीं पूछेगा, सिर्फ एक ही बार आपको परमिशन एक्सेस करनी होती है। नेक्स्ट इज व्हेन द एग्जामिनी लॉग इन ऑन वेब ब्राउजर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, the access to camera is served by the browser. Examinee shall give the access to camera to enable the browser to permit the examinee to start mock or online examination as the case may be। तो अब तक हमने जो ऊपर देखा वो किस बारे में था? MSBT एग्ज़ाम का जो ऐप है उस बारे में हम देख रहे थे कि वहाँ पे कैमरा की परमिशन एक्सेस अलाउ करनी पड़ती है। तो उसी तरह से अगर आप वेब ब्राउज़र से एग्ज़ाम देने वाले होते हैं तो वहाँ पर भी आपको कैमरा ऑन करना पड़ता है, उसकी जो एक्सेस होती है, परमिशन होती है, वो आपको अलाउ करनी पड़ती है। तो अगर आपने गलती से डिनाई कर दिया है वेब ब्राउज़र से एग्ज़ाम देते वक्त, तो फिर से आपको जो लॉगिन हिस्ट्री है वो डिलीट करनी पड़ती है और फिर से लॉगिन करना पड़ता है। फिर उस पर आप उसे एक्सेस जो होती है वो अलाउ कर सकते हैं कैमरा पे और फिर आप एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और enable the camera through system setup of the device by adopting suitable steps। और जिस तरह से हमने MSBT एग्ज़ाम के ऐप के बारे में देखा था कि अगर री इंस्टॉल करके भी वो वर्क नहीं हो रहा है तो हम सिस्टम सेटअप पे जाके वो कैमरा का परमिशन ऑन कर सकते हैं। और उसी तरह से वेब ब्राउज़र पे भी हम कैमरे का सेटिंग ऑन करके कैमरे का एक्सेस जो होता है वो येस करके अलाउ करके एग्ज़ाम वहाँ पे दे सकते हैं। और सेम थीम अगर आप स्मार्टफ़ोन पे, टैबलेट पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, कहीं किसी भी डिवाइस पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होती है कि कैमरा ऑन करना है। उसके साथ साथ आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? एडिक्वेट बैटरी चार्ज होनी चाहिए, मतलब आपकी जो फ़ोन की बैटरी है वो हमेशा चार्ज होनी चाहिए जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। प्रॉपर एक्सेस टू पावर सप्लाई, अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है स्मॉल टाइम इंटरवल में तो आपको एक्सटर्नल पावर सप्लाई वहाँ पे रेडी रखना होता है। चाहे तो आप पावर बैंक यूज़ कर सकते हैं या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन होगा तो वो भी बोर्ड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वो भी पास में रखना चाहिए, ताकि आपको अगर वो आपकी बैटरी वहाँ पे नहीं टिक रही है तो आप वहाँ पे चार्जर पे कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर बैकअप पावर सप्लाई भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इंटरनेट की एक्सेस, एरिया ही ऐसा चूज़ कीजिए जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस अच्छी हो। अब इंटरनेट का स्पीड कितना होना चाहिए? 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। 5 मेगाबाइट पर सेकेंड होगा तो प्रेफरेबल है, लेकिन 2 मेगाबाइट पर सेकेंड इज़ इनफ। ठीक है, तो इतना आपको बैंडविड्थ का वो इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो इंटरनेट डेटा है आपका वो भी आपका सफिशिएंट होना चाहिए, इनफ होना चाहिए। तो जो 199 का प्लान होता है 1.5 GB पर डे वो आप एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए एग्ज़ाम सॉल्व करते वक्त। प्रेफरेबली 5 GB पर डे होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन 1.5 GB इज़ मोर देन इनफ। तो आप 1.5 GB वाला प्लान जो होता है वो एक्टिवेट कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले। इन केस द एग्जामिनी डज नॉट have facility to appear for the online examination from his or her location, he or she shall contact the principal of his institute and request to make arrangement for the online examination at a nearby polytechnic institute convenient to him or her। अब ये तो था ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में कि आप अपने घर से दे सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी लोकेशन से
एग्ज़ाम नहीं दे सकते, मतलब उसको उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं है या फिर उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो इस केस में क्या कर सकते हैं? तो इस केस में आप अपने इंस्टीट्यूट के जो भी प्रिंसिपल है, जो भी स्टाफ है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके फिर आपके आसपास जो इंस्टीट्यूट है या फिर पॉलीटेक्निक है, तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम अरेंज किया जा सकता है। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई स्टूडेंट होगा कि जिसके पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, हर एक के पास होता ही है। तो ये जो है ये बहुत रेयर केसेस होती है जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो किसी इंस्टीट्यूट में जाकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एग्जामिनीज़ मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि मोबाइल नंबर पे ही जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे आपको आपका पासवर्ड एंड लॉगिन क्रेडेंशियल जो होते हैं वो मिलने वाले हैं, आईडी एंड पासवर्ड। तो जो मोबाइल आपका रजिस्टर्ड होता है एमएसबीटी से समर 2021 के एग्ज़ाम में, तो उसी पे आपका जो पासवर्ड है और आईडी पासवर्ड और आईडी होता है वो आपको आने वाला है, मैसेज किया जाएगा। और द URL ऑफ समर 2021 एग्जामिनेशन डिटेल्स अबाउट द एंड्रॉयड enabled mobile app MSBT exam. User ID and password of the examinee will be sent through SMS to the registered mobile number phone number of the examinee. अगर आप MSBT एग्ज़ाम के ऐप से वो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। तो उसी से आप यूज़र आईडी और पासवर्ड जो होता है आपको SMS से आने वाला है वो यूज़ कर सकते हैं। In case the examinee fails to get the login credential due to any reason like non-working of registered mobile phone, change of mobile number, inadvertent deletion of SMS, etc. तो क्या हो सकता है किसी स्टूडेंट का फ़ोन वर्क नहीं कर रहा है, या फिर मोबाइल नंबर उसने चेंज कर दिया है, या फिर मैसेज डिलीट हो गए हैं। तो इस टाइप के केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आप कॉलेज को, अपने इंस्टीट्यूट को कॉन्टैक्ट करके वो जो समर 2021 एग्जामिनेशन का URL होता है, तो वहाँ से आप आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलने वाले हैं, तो वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कब कर सकते हैं? जब आपका मोबाइल वर्क नहीं कर रहा है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज नहीं आया, या फिर मैसेज आया है और आपने डिलीट कर दिया है, इस केस में आप ये कर सकते हैं। द एग्जामिनर शैल प्रिजर्व दिस डिटेल्स फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ समर 2021 एग्जामिनेशन। अब एक बार आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया है, तो आपको जब तक आपकी पूरी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होती तब तक आपको ये संभाल के रखना है। ओके, MSBT will conduct a mock online examination for summer 2021 from 5th July 2021, 6th July 2021 and 7th July 2021। अब MSBT क्या करने वाला है? आपकी मेन एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले 5, 6 और 7 जुलाई को एक मॉक टेस्ट रन करने वाला है। मॉक टेस्ट किस लिए? ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि जो मेन एग्ज़ाम है वो किस तरह से होने वाला है। एक जनरल फॉर्मेट जो होता है एग्ज़ामिनेशन का वो क्या होगा। तो इसलिए मॉक टेस्ट अरेंज किया जाने वाला है, तो आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स से वहाँ पे लॉगिन करके ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। It is advisable for the examinee to appear for the summer 2021 end semester examination on the same device which is used for mock online examination। अब MSBT ये एडवाइस करता है कि जिस भी डिवाइस से आपने मॉक टेस्ट दिया है उसी डिवाइस से आप अपना फाइनल एग्जामिनेशन भी दें। The online examination are conducted as per timetable for summer 2021 published on MSBT web portal। अब ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जो 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, ये टाइम टेबल जो आपको MSBT के पोर्टल पे दिया हुआ है उसी टाइम टेबल के शेड्यूल के अकॉर्डिंगली कैरी किए जाएंगे। नेक्स्ट इज theory examination for which the examinee has applied for summer 2021 will appear in date-wise and slot-wise manner in summer 2021 examination login of the respective examinee, and the examinee shall ensure that the schedule on the published timetable for MSBT 2021 examination and the details in login match exactly। अब MSBT के पोर्टल पे जो टाइम टेबल आपको डिस्प्ले हुआ है वो आपके लॉगिन के बाद क्या वही टाइम टेबल वहाँ पे दिख रहा है या नहीं, ये आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर मिसमैच है तो फिर आपको आपके जो भी कोऑर्डिनेटर होते हैं कॉलेज में उन्हें ये बताना है। ओके, देन इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब ऑनलाइन टेस्ट
करने से पहले हम मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। उसके बारे में हमने देखा कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। हमें मतलब आपको, जो स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब मेन एग्ज़ाम जो आपको देनी होती है उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है और गाइडलाइंस हैं ये भी जान लेना ज़रूरी है। The first is examiner shall clear the place around examination setup so that there shall not be, जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने वाले हैं जो प्लेस होती है वहाँ आपको, वो प्लेस आपको बिल्कुल ही क्लियर कर लेनी है। वहाँ पे कोई भी बुक्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, रिटर्न नोट्स नहीं होने चाहिए, फ़ोटोकॉपी मैटर नहीं होना चाहिए, कोई भी गैजेट्स नहीं होने चाहिए। गैजेट मतलब जैसे कि फ़ोन वगैरह जिसमें इंफॉर्मेशन हम टाइप करके वहाँ से आंसर सर्च कर सकते हैं, इस तरह के कोई भी गैजेट वहाँ पे अवेलेबल नहीं होने चाहिए। या फिर कोई दूसरा पर्सन है जो आपको हेल्प करने वाला है, वो प्रेजेंस भी वहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज हाउएवर एग्जामिनी कैन कीप द ब्लैंक पेपर एंड पेन फॉर डूइंग एनी नेसेसरी रफ वर्क ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। अब आप नोटबुक नहीं रख सकते या फिर फोटोकॉपीड मैटर नहीं रख सकते, बुक्स नहीं रख सकते, गैजेट नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप कोई कैलकुलेशन पार्ट है, कुछ एग्जाम्पल पूछे गए हैं, तो उसे सॉल्व करने के लिए एक ब्लैंक पेपर और पेन रख सकते हैं जो आपको रफ वर्क करने में काम आ सकता है। इतना तो आपको अलाउ करता है MSBT। द एग्जामिनेशन हैज़ ऑप्शन टू अटेम्प्ट MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर समर 2021 ऑन समर 2021 एग्जामिनेशन URL और ऑन एंड्रॉयड एनेबल्ड मोबाइल ऐप MSBT एग्ज़ाम। अब आपको दो ऑप्शन हैं। एक तो आप जो समर 2021 एग्जामिनेशन का URL होता है वहाँ पे क्लिक करके वेब ब्राउज़र से आपका जो एग्ज़ाम होता है वो दे सकते हैं, या फिर MSBT एग्ज़ाम का जो ऐप है, मोबाइल ऐप, वहाँ से भी आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। द एग्जामिनर लॉगिन फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज़ एक्टिवेटेड एट 9:30 AM on all the examination days. However, the start examination option is activated on the designated date and time slot as per timetable for summer 2021. अब आपको आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स तो मिल गए हैं। ये जो लॉगिन क्रेडेंशियल मिलने के बाद आप लॉगिन करने वाले हैं, ये लॉगिन की जो टैब होती है वो 9:30 AM, जिस दिन भी आपकी एग्ज़ाम रहेगी वो उस दिन 9:30 बजे से आप लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अलाउ किया गया है 9:30 बजे से लॉगिन करने के लिए, लेकिन आप एग्ज़ामिनेशन तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब आपका डेजिग्नेटेड टाइम या फिर टाइम स्लॉट जो आपको दिया गया है उसी टाइम में और उसी डेट में वो स्टार्ट एग्जामिनेशन का जो टैब होता है वो इनेबल रहेगा, अदरवाइज डिसेबल रहेगा। फोर्थ पॉइंट इज द एग्जामिनी शैल लॉग इन यूजिंग देयर लॉगिन क्रेडेंशियल। द टाइम स्लॉट फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज 10 AM to 12 noon। अब देखते हैं कि टाइम क्या होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। तो टाइम जो दिया हुआ होता है तो वो है 10 से लेकर 12 बजे तक मॉर्निंग सेशन जो स्लॉट 1 है, और स्लॉट 2 जो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक है, मतलब वो आफ्टरनून सेशन है जो है स्लॉट 2। तो इस दोनों में से किसी भी एक स्लॉट में आप अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और जो ड्यूरेशन होता है ये जनरली 1 घंटे का होता है, लेकिन दिव्यांग एग्जामिनीज अगर है, दिव्यांग मतलब कोई हैंडीकैप एग्जामिनीज प्रेजेंट है, तो वो रिस्पेक्टिव RBT से अपना एक्स्ट्रा टाइम अगर उन्हें चाहिए होगा तो वो मांग सकते हैं और उन्हें अलॉट भी किया जाएगा। और द काउंटडाउन टाइमर फॉर द एंड एग्जामिनेशन स्टार्ट्स व्हेन द एग्जामिनी क्लिक्स ऑन द स्टार्ट ऑप्शन। अब जैसे ही आप स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। काउंटडाउन होगा 1 घंटे का। जब तक 60 मिनट कंप्लीट होंगे तो आपने अपना क्वेश्चन पेपर कम्प्लीटली सॉल्व किया है या फिर हाफ सॉल्व किया है, इससे MSBT को कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही काउंटडाउन स्टॉप होगा आपका क्वेश्चन पेपर एज इट इज़ जिस तरह से भी होगा वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काउंटडाउन वर्क करेगा। Fifth point is the enrollment number and name as on MSBT records for the examinee along with instructions for online examination are displayed on the screen once the examinee logs in for summer 2021 online examination। अब जैसे ही आप अपना एनरोलमेंट नंबर या फिर नेम से MSBT के साइट पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने क्या आएगा,
इंस्ट्रक्शन आएंगे जो स्टूडेंट के लिए होते हैं। तो स्क्रीन पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो स्टूडेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपको डिस्प्ले किए जाएंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। और जो एग्जामिनी होते हैं मतलब आपको क्या क्या करना है। तो आपको जैसे ही वो स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे तो आपको क्या वहाँ पे करना है, यू हैव टू इंश्योर दैट एनरोलमेंट नंबर एंड नेम आर ऑफ हिम और हर। जिस क्रेडेंशियल से आपने लॉगिन किया है वो आपके खुद के लिए किया है। तो आपको सबसे पहले क्या कंफर्म करना है कि लॉगिन करने के बाद मेरा ही नंबर आ रहा है ना, या फिर मेरा ही नाम तो आ रहा है ना। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको कंफर्म करनी है। ऐसा ना हो कि आप किसी और का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ओके। Second point is not proceed further if the enrollment number and number name does not belong to you। अगर वहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं है या फिर आपका नाम नहीं है तो ये जो एरर है ये आपको आपकी इंस्टीट्यूट में जो भी अथॉरिटी होती है कंसर्न उससे रिपोर्ट करना है। किसी और के नाम के साथ या फिर एनरोलमेंट नंबर के साथ आपको एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं करनी है। अगर आप ये एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे किसी और के नाम या फिर नंबर के साथ तो ये माल प्रैक्टिस है। माल प्रैक्टिस यहाँ पे रिपोर्ट की जा सकती है और आपको इसके लिए सीरियस पनिशमेंट भी हो सकती है कि क्यों आपने किसी और का पेपर सॉल्व किया। ओके। रीड एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन। क्या करते हैं ना, हम यूजुअली हम कुछ भी पढ़ते नहीं हैं। स्टूडेंट्स के बारे में बता रही हूँ। जैसे ही हमने स्टार्ट एग्जामिनेशन का पॉइंट वहाँ पे ऑप्शन जो होता है वो क्लिक कर लिया, हम कुछ भी पढ़ते नहीं हैं, डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो होती है वहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेना है, उसे पढ़ लेना है और उसके बाद जो एक्चुअल एग्ज़ाम होती है वो आपको स्टार्ट करनी होती है। The online examination starts only when the examiner clicks on the start exam option on the screen। ऑनलाइन एग्ज़ाम सिर्फ तभी स्टार्ट होगी जब आप स्टार्ट एग्ज़ाम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने 1 घंटे तक स्टार्ट एग्ज़ाम के ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया तो एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगी, तो वो स्लॉट भी चला जाएगा और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। As the examination is conducted in proctored manner, device camera should be kept on all the time। Any action to cover the camera of the device shall be treated as an attempt to malpractice। अब जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है तो स्टार्ट होने के बाद क्या होना चाहिए, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। कैमरा ऑन करने के बाद आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि मैं यहाँ से कैमरा को कवर कर लूँगा फिर वहाँ से कैमरा को कवर कर लूँगा, उस पर कपड़ा डाल दूँगा। ऐसी प्रैक्टिस आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसके लिए आपको सीरियस पनिशमेंट हो सकती है और ये जो चीज़ें हैं ये माल प्रैक्टिस में आती हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कैमरा के सामने किसी और पर्सन को नहीं लाना है और कैमरा कवर करने की कोशिश नहीं करनी है। 8 पॉइंट इज़ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्राइजेज ऑफ 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ कवरिंग द एंटायर करिकुलम ऑफ द कोर्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि पैटर्न कैसा होगा डी फार्मेसी 2021 के एग्ज़ाम का, तो वो जो है वो मैंने डिटेल में बताया है। तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको ऊपर दे रही हूँ आई बटन में, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न होता है उसमें आपको 40 MCQ पूछे जाएंगे, उसमें से 35 MCQs आपको सॉल्व करने हैं और आपको मार्किंग भी 35 MCQs के ऊपर ही दी जाएगी, जिसमें आपने 35 MCQ जो भी हाईएस्ट सॉल्व किए होंगे, जो भी अप्रोप्रिएट 35 MCQ सॉल्व किए होंगे तो उसके ऊपर आपको स्कोरिंग दिया जाएगा। अब ईच MCQ जो होता है उसके लिए 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको जो करेक्ट होता है वो चूज़ करना होता है। अगर आपने रॉन्ग आंसर भी दे दिया तो उसके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। The examinee has to attempt any 35 out of 40 MCQs offered in the online examination। In case examinee attempts more than 35 MCQ, क्या होता है कि आपको 40 में से 35 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं और अगर आपने 35 से ज़्यादा भी सॉल्व कर लिए तो मैक्सिमम 35 करेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो उसको एग्जामाइन करेंगे, उसे इवेल्युएट किया जाएगा। 10 पॉइंट इज द एग्जामिनी कैन सी 1 क्वेश्चन एट अ टाइम ऑन द स्क्रीन। अब आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना तो ठीक है, लेकिन क्या आप 40 के 40 क्वेश्चन एक ही बार दे सकते हैं? नो। एक टाइम पे एक स्क्रीन पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, उसके अंडर 4 ऑप्शन
पूछे जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन नंबर 1 अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एट द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जैसे ही आप स्टार्ट एग्ज़ाम करेंगे ना, स्टार्ट एग्ज़ाम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही दिखाई देगा, ना कि क्वेश्चन नंबर 39, 38, 35 कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई देगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है एग्ज़ाम का, ठीक है। तो स्टार्ट ऑप्शन के बाद आपको 1 नंबर का क्वेश्चन दिखाई देगा, तो स्टार्ट एग्ज़ाम के बाद आपको वही सॉल्व करना है, देखना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर चूज़ करने का ऑप्शन होता है। डैशबोर्ड से आप आपका जो भी क्वेश्चन नंबर होगा 35, 32 फेवरेट क्वेश्चन नंबर होते हैं स्टूडेंट के, होता है कुछ उनका कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्वेश्चन पेपर इजी जाएगा, तो उस टाइप का कुछ होता है उनका लॉजिक। तो आप 1 नंबर का क्वेश्चन देखने के बाद फिर 35, 32, 22 जो भी आपका लकी नंबर है वो आप चाह के वहाँ पे चेक कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या करना है उसमें, 1 appears on the screen on the start of examination. The examiner can choose any one of the following actions for the question displayed on the screen. अब आपने क्या कर लिया, मान लीजिए कि आपने स्टार्ट एग्ज़ाम ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने एक क्वेश्चन देखा, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें उसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं। तो उसमें से फर्स्ट ऑप्शन है कि एक जो आंसर है जो आपको आता है वो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। जो डिस्प्ले हुए ऑप्शन होते हैं 4, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है बाय क्लिकिंग ऑन द रेडियो बटन। तो उस पर आपने क्लिक कर दिया तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट का। जो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो उस पर आपने क्लिक कर दिया तो आपका जो आंसर है वो सेव हो जाएगा और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे, ठीक है। और दूसरी जो एक्शन है वो आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू चूज़ द राइट आंसर ऑप्शन फॉर द डिस्प्लेड क्वेश्चन बाय क्लिकिंग ऑन द रेडियो बटन of appropriate option and then pick any question number of his or her choice from the dashboard of the question. The answer chosen is saved and next question as chosen from dashboard appears. अब पहले ऑप्शन में हमने क्या देखा, जो हमें राइट आंसर आता था वो हमें रेडियो बटन पे क्लिक करके हमें क्या करना है, उसे सेव कर लेना है। हमें उसके बाद क्या ऑप्शन आएगा, सेव एंड नेक्स्ट का। अब दूसरा उसमें क्या एक्शन ले सकते हैं हम, जो ऑप्शन हमें राइट लगता है उस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं करना है, डैशबोर्ड में से कोई और क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बाद डायरेक्टली 22 पे जंप करना है, तो आप डैशबोर्ड में से उसे चूज़ कर लेंगे। आपने पहले ही राइट ऑप्शन पे क्लिक करके रखा हुआ है रेडियो बटन पे और डायरेक्टली आपने 22 नंबर के क्वेश्चन पे जंप कर लिया, तो क्या होगा, आपने जो आंसर चूज़ किया है वो वहाँ पर सेव हो जाएगा और आप 22 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। Next is choose not to answer the question and select any other question by clicking on the question number on the dashboard. The question remains unanswered and next question as chosen from dashboard appears. अब जैसे कि आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन वहाँ पे आता है, उसी तरह से आपको एक और भी ऑप्शन आता है कि ये जो क्वेश्चन है ये मुझे सॉल्व नहीं करना है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन आएगा चूज़ नॉट टू आंसर। तो आपने नॉट टू आंसर पे क्लिक कर लिया तो आपका जो वो क्वेश्चन है वो नॉट आंसर ही रहेगा, अनआंसर रहेगा और आपको जो क्वेश्चन दूसरा देखना है तो वहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। द डैशबोर्ड ऑफ द क्वेश्चन नंबर्स इज कलर कोडेड टू इंडिकेट अनआंसर्ड एंड आंसर्ड क्वेश्चंस। अब जो डैशबोर्ड में बार बार कह रही हूँ, तो ये डैशबोर्ड क्या होता है, तो डैशबोर्ड मतलब जहाँ से जाके आप क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके सामने एक डैशबोर्ड रखा है जिसमें से फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लीजिए कुछ डैशबोर्ड पे कुछ बटन है जो ग्रीन कलर के हैं और जो कुछ जो है वो रेड कलर के हैं। तो रेड कलर मतलब क्या कि उन टाइप के क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं किया है, रेड कलर के जो बटन्स है वो क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं किया है और जो ग्रीन कलर में है वो आपने आंसर कर लिया है। तो आपको
वहाँ पे ही हाईलाइट हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट करने के लिए बाकी रह गए, तो वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का कलर कोडिंग हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ ग्रीन या फिर रेड होगा, कुछ अलग अलग कलर कोडिंग भी हो सकता है जो आपको इंस्ट्रक्शन पे वहाँ पे दिखाई देगा। मतलब जो भी आपको MSBT कलर कोड वहाँ पे रखेगा तो वहाँ पे राइट करके लिखेगा कि इस तरह का कलर कोड है, रेड कलर इज़ फॉर दैट, येलो कलर इज़ फॉर दैट। हो सकता है कि येलो ऑरेंज हो सकता है कि ब्लैक एंड वाइट हो। कल ग्रीन और रेड ये जो मैं बता रही हूँ ये अपने मन से ही बता रही हूँ। हो सकता है कि अलग अलग कलर कोडिंग भी हो सकता है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज एग्जामिनी कैन नेविगेट थ्रू क्वेश्चंस बाय क्लिकिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर ऑन द डैशबोर्ड एंड कैन पिक अनआंसर्ड क्वेश्चन फॉर आंसरिंग एंड आंसर्ड क्वेश्चन फॉर मॉडिफाइंग द आंसर। ठीक है, अब जो कलर कोड आपको मैंने बताया अभी अभी, तो उस कलर कोड से आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपने आंसर किए हैं, कौन से क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने पहले जो क्वेश्चन आंसर किया था उसका आंसर कुछ और होना चाहिए या फिर मैंने गलत सॉल्व किया, तो आप फिर से उस क्वेश्चन पे जाके अपना आंसर भी मॉडिफाई कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। और जो आंसर आपने किए ही नहीं वो भी आंसर कर सकते हैं। Point 12. The online examination auto ends after 1 hour from the start of examination. काउंटडाउन चल रहा है तो ऑटोमेटिकली जैसे ही 1 घंटा पूरा होगा तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। Point 13. In case the examinee prefers to end the examination prior to the allocated time of 1 hour, he shall. अगर आपने 1 घंटा होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर सबमिट करना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या करेंगे, जो 40 नंबर का क्वेश्चन होता है, टोटल आपको MCQ कितने पूछे जाएंगे? 40। तो अगर आप 40 नंबर के क्वेश्चन पे जंप करेंगे तो आपको वहाँ पे एंड एग्ज़ाम का ऑप्शन दिखाई देगा। तो अगर आप एंड एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे तो आपको कन्फर्मेशन का विंडो पॉपअप होगा। उस कन्फर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको रिकन्फर्म के लिए पूछा जाएगा कि आपको सच में एग्ज़ाम एंड करनी है। तो एंड एग्ज़ाम पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो वहाँ पे एंड हो जाएगा और आप एप्लीकेशन से लॉग आउट करके बाहर आ सकते हैं। अब इसमें भी एक नोट है, वंस द ends the examination, he or she will not be able to take up the same examination again during summer 2021. अब जैसे ही आपने अपना एग्जामिनेशन एंड कर लिया तब उसके बाद आप फिर से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो कंफर्म कीजिए कि आपको सच में एग्ज़ाम एंड करनी है, उसी के बाद आप एंड एग्ज़ाम पे क्लिक कीजिए, या फिर आप जब तक 1 घंटा पूरा नहीं होता तब तक कंफर्म करते रहिए आंसर अपना कि ये यही था, ये वो ही था आंसर। आप खुद से ही पूछ सकते हैं कि ये था, ये वो था, ठीक है। पर आपने एक बार कंफर्म कर लिया फिर आप एग्ज़ाम एंड कर सकते हैं। 14 पॉइंट, इन केस द एग्जामिनी फील्स दैट एनी क्वेश्चन और इट्स आंसर ऑप्शन are not correct, he or she can note down the question and the option and report it is grievance to the principal of their institute after द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज़ ओवर। अगर आपको एग्ज़ाम देते वक्त ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो गलत थे या फिर ऑप्शन जो है वो गलत है या फिर राइट आंसर प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो ऐसे क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं और अपने प्रिंसिपल को बता सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूट में से किसी और को बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। तो इसका रिपोर्टिंग प्रिंसिपल या फिर कोई और स्टाफ जो होगा वो वहाँ पे रिपोर्ट कर देगा। 15 point, the examinee shall not receive call, notification or try to switch browser on the device on which he or she is attempting online examination. जो एग्जामिन है मतलब जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी एग्ज़ाम जब तक चल रही है उन्होंने कोई भी कॉल रिसीव नहीं करना है, नोटिफिकेशन नहीं देखने हैं, ब्राउज़र में स्विच नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गूगल क्रोम पे दे रहे हैं एग्जामिनेशन तो आपको फायरफॉक्स में नहीं जाना है। तो इस तरह से आपको ये इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ये फॉलो करने होते हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें की, कॉल रिसीव किया या फिर ब्राउज़र से शिफ्ट कर लिया, एक से दूसरे ब्राउज़र में आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप माल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे आपका जो एग्ज़ाम है वो इंटरप्ट भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, रिक्वेस्ट है आपसे। इन केस द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरप्टेड ड्यू टू पावर फेल्योर, इंटरनेट कनेक्टिविटी फेल्योर, failure of device or any other reason, the examinee need not panic. He or she can adopt the following steps.
अगर आपका पावर सप्लाई ख़त्म हो गया है या फिर मोबाइल या फिर आपका कोई डिवाइस है जो चल नहीं रहा है, रन नहीं हो रहा है या फिर कोई और अदर रीज़न है, तो प्लीज़ पैनिक ना हो। उसके लिए आप कौन-कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, ये हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, रीज़न रेक्टिफ़ाई करना है कि किस रीज़न की वजह से इंटरप्शन हुआ है ब्राउज़र में। तो जो ऐप अगर आप यूज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, एमएसबीटी एग्ज़ाम ऐप, तो 10 मिनट्स के बाद उसे रेक्टिफ़ाई करिए रीज़न क्या है। और कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इफ़ यू आर सीकिंग फॉर क्लियर सेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, देयर इज़ नो नीड एक्चुअली। एंड सेकंड इज़ चेंज द लोकेशन ऑफ फॉर एग्जामिनेशन। हो सकता है कि जो इंटरनेट कनेक्शन है वो वहाँ पे वीक हो, इसीलिए आपका जो एग्जामिनेशन है वो इंटरप्ट हो गया है। तो जहाँ पे अच्छी नेटवर्क आती हो वहाँ पे आप सीट करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ the countdown time for online examination freezes at the moment of interruption and restart at resumption. Hence, examinee does not lose any time in the online examination. अगर मान लीजिए एक्सीडेंटली आपका कुछ इंटरप्शन आ गया एग्ज़ाम देते वक्त, आपका मोबाइल जो है वो डेड हो गया या फिर पावर सप्लाई नहीं है या फिर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या होगा, तो एग्ज़ाम देते वक्त आपने जितनी देर तक एग्ज़ाम दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 मिनट आपका मोबाइल चला, उसके बाद डेड हो गया, तो क्या होगा कि जो टाइम है ना वहाँ पे, तो वो वहीं पे फ्रीज़ हो जाएगा काउंटडाउन का टाइम। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, रीलॉगिन करेंगे, तो फिर से आपका जो एग्ज़ाम जहाँ पे आपने स्टॉप किया है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं ना, तो उसका आंसर भी सेव हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सीडेंटली ये सारी चीज़ें हुई है तो आपके आंसर भी सेव रहेंगे और आपका टाइम भी वहाँ पे फ्रीज़ हो जाएगा। However, in an frequent interruption are observed in any examinee, it may be treated as an attempt to malpractice and the examinee has to justify the interruptions with substantiating reason. तो अगर बार बार आपका इंटरप्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो माल प्रैक्टिस है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप जानबूझकर बार बार अपना मोबाइल इंटरप्ट कर रहे हैं, अपना एग्ज़ाम इंटरप्ट कर रहे हैं ताकि आप कॉपी कर सकें, किसी और से पूछ सकें या फिर किसी और ब्राउज़र में जाके आप उसका आंसर सर्च कर सकें। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है इससे आपको अवॉइड करना है। इंस्ट्रक्शन नंबर 17, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज proctored थ्रू ऑनलाइन invigilator. The online invigilator, on noticing suspicious actions on part of examinee, sends the warning messages to the examinee through chat box. Some typical suspicious behavior and corresponding warnings are as under. अब ये जो आपकी एग्ज़ाम है ये प्रॉक्टोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है, तो ऑनलाइन इन्विजिलेटर आपको नोटिस करने वाला है। अगर कोई सस्पिशियस एक्शन उसको दिखाई दे रही है तो वो क्या करेगा, आपको वार्निंग मैसेजेस सेंड करेगा। वार्निंग मैसेजेस के बाद भी अगर आप नहीं रुक रहे हैं तो आप पे माल प्रैक्टिस रजिस्टर की जाएगी, जिसके लिए आपको पनिशमेंट भी हो सकती है। तो ये जो टेबल है यहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्शन और उसके लिए कौन कौन से वार्निंग मैसेजेस आ सकते हैं इसके बारे में दिया हुआ है। अगर सस्पिशियस एक्शन, फर्स्ट इज पुअर विजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ड्यू टू बैड और इम्प्रॉपर लाइट। अगर स्टूडेंट विजिबल नहीं हो रहा है इम्प्रॉपर लाइट की वजह से, तो आपको कौन सा वार्निंग मैसेजेस आएगा, तो उसके लिए मैसेज आएगा दैट यू आर नॉट विजिबल प्रॉपरली, एडजस्ट योर पोजिशन सच दैट एडिक्वेट लाइट फॉल्स ऑन योर फेस, इफ़ यू डू नॉट कंप्लाई यू विल बी बुक्ड बाय माल प्रैक्टिस केस। क्या कहते हैं उसमें उसमें वार्निंग मैसेज आपको ये आएगा कि आप अच्छे से दिख नहीं पा रहे हैं, आपकी पोजीशन कुछ इस तरह से एडजस्ट कीजिए ताकि आपके ऊपर अच्छे से लाइट आ जाए, आपका फेस अच्छे से दिख पाए। और अगर आपने इसके साथ कंप्लाई नहीं किया है तो आपके ऊपर माल प्रैक्टिस का केस किया जाएगा। सेकेंड, एग्जामिनी नॉट प्रेजेंट बिफोर द स्क्रीन। You have moved away from screen of your device. This may lead to registering of malpractice case against you. सेकेंड सस्पिशियस केस क्या हो सकता है कि एग्जामिनी जो है, मतलब स्टूडेंट जो है वो कैमरे के सामने प्रेजेंट ही नहीं है, और इसके लिए आपको मैसेज आएगा कि आप अपने स्क्रीन से मूव हो गए हैं, और ये जो आप बार बार मूव हो रहे हैं, तो ये जो आपकी एक्शन है ये माल प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन का कारण बन सकती है। थर्ड इज द पर्सन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनेशन स्क्रीन चेंजेस इन बिटवीन। अगर ऐसा हो रहा है कि कैमरा के सामने जो पर्सन बैठा हुआ है वो चेंज हो रहा है, तो उसके लिए आपको मैसेज आएगा एग्जामिनेज इज
examinee is impersonated by other person. A malpractice case is being registered against you. तो इसके लिए भी आपको एक वार्निंग मैसेज आएगा कि जो पर्सन थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था अभी वो नहीं है, तो उसके लिए आपके ऊपर मालप्रैक्टिस का रजिस्ट्रेशन फाइल हो सकता है। फोर्थ इज एग्जामिनी सीन विथ एडिशनल कम्युनिकेशन डिवाइस। आपके पास अगर मोबाइल है, टैबलेट है आपके फ़ोन के अलावा, तो उसके लिए भी आपको मैसेज आएगा दैट यू अपीयर असेसिंग इंफॉर्मेशन वाइल गिविंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड दिस में लीड टू रजिस्टरिंग मैलप्रैक्टिस केस अगेंस्ट यू। फिफ्थ इज एडिशनल पर्सन अपीयर्स अलॉन्ग विथ एग्जामिनी। दो लोग अगर आपके दो आसपास बैठे हैं, आप अपने दोस्त की हेल्प ले रहे हैं या फिर कोई और आपके पास बैठा हुआ है, तो वो भी मालप्रैक्टिस कहा जाता है। उसके लिए भी आपको वार्निंग मैसेज आ सकता है। एग्जामिनी सीन रेफरिंग टू बुक, नोट्स और रेफरेंस मटेरियल। अगर आप एग्ज़ाम देते वक्त बुक रेफ़र कर रहे हैं, नोट्स रेफ़र कर रहे हैं या फिर रेफरेंस मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, सो दैट वुड ऑल्सो बी अ केस ऑफ मालप्रैक्टिस। सेवेंथ इज एग्जामिनी सीन टॉकिंग। आप एग्ज़ाम देते वक्त अगर बात कर रहे हैं तो भी आपको मैसेज आ सकता है वार्निंग का दैट यू आर टॉकिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एंड दिस में लीड टू रजिस्टरिंग ऑफ मालप्रैक्टिस केस अगेंस्ट यू। नेक्स्ट इज एग्जामिनी ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज इंटरप्टेड फ्रिक्वेंटली। अब इंटरप्शन का केस हमने देखा था कि एक्सीडेंटल इंटरप्शन होगा एक बार देन इट्स ओके, लेकिन अगर बार बार इंटरप्शन हो रहा है तो इसका मतलब माल प्रैक्टिस है, तो उसके लिए भी आपको वार्निंग मैसेज आ सकता है। एग्जामिनी अपीयर्स टू फ्रिक्वेंटली लुकिंग अवे फ्रॉम स्क्रीन। अब हो सकता है कि आपने स्क्रीन के पास में कुछ ऐसी मटेरियल रखी, मतलब स्क्रीन के बिहाइंड ऐसी मटेरियल रखी है जहाँ से आपको कॉपी मतलब आप कर सकते हैं। तो अगर आप स्क्रीन को छोड़ के बार बार साइड पे देख रहे हैं तो वो भी आपको एक मैसेज, वार्निंग मैसेज प्रोवाइड कर सकता है इन्विजिलेटर कि आप बार बार देख रहे हैं आउटसाइड एंड दिस वुड बी द केस ऑफ मल प्रैक्टिस। और लास्ट पॉइंट इज एनी अदर सस्पिशियस एक्शन नॉट लिस्टेड अबोव। तो इसके अलावा कोई और अगर सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है जो प्रोक्टोर करते वक्त ऑनलाइन इन्विजिलेटर वहाँ पे देखेगा, आपको ऑब्जर्व करेगा, तो वो भी माल प्रैक्टिस के अंडर आता है, तो उसके लिए भी आपको वार्निंग मैसेज आ सकता है। तो आप ध्यान में रखें, ना आपको मोबाइल फ़ोन साथ में रखने हैं, ना किसी और अदर पर्सन की हेल्प लेनी है, ना बुक्स रेफ़र करने हैं, नोट्स रेफ़र करने हैं, कुछ भी रेफ़र करना है ब्राउज़र में बार बार चेंज नहीं करना है। अगर एक्सीडेंटली हो गया है देन इट्स ओके, लेकिन अगर बार बार आप टेस्ट इंटरप्ट करेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी भी टाइम है स्टडी के लिए, तो प्लीज़ स्टडी करिए, इस तरह के झंझट में मत पड़िए। नेक्स्ट इज The examiner shall note that the warning messages pop-ups in a window on the online examination screen of examinee। अब क्या होता है, ये जो हमने अभी ऊपर पढ़े कि सस्पिशियस एक्शन कौन सी होती है, कौन कौन से वार्निंग मैसेजेस आ सकते हैं। मान लीजिए एक्सीडेंटली कोई सस्पिशियस एक्शन नोट की गई आपके लिए, तो जो वार्निंग मैसेज आएगा तो आपके विंडो पे आएगा जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक पॉपअप किया जाएगा विंडो। तो जब तक वो विंडो रहेगा तब तक आप एग्ज़ाम जो कंटिन्यू कर रहे थे वो एग्ज़ाम नहीं कर पाएंगे। और पॉपअप विंडो पे आप क्लिक करना होगा आपको उस विंडो पे, और उस पर आपको वो जो मैसेज है वो रीड करने के बाद उस पर ओके नोटेड इस तरह से कह के वो क्लोज़ करना पड़ेगा कि जो भी आपने वार्निंग मैसेज मुझको भेजा है वो मैंने नोट कर लिया है और उसके बाद ये मैं नहीं करूँगा। तो उसका मीनिंग ये होता है, तो जब तक आप ओके नोटेड नहीं करेंगे आप एग्ज़ाम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन टाइमर कंटिन्यूस काउंटडाउन व्हेन द वार्निंग मैसेज इज ऑन द स्क्रीन। अब आपने ये सोच लिया कि चलो देखो मेरे को वार्निंग मैसेज तो आया है, लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं ना अभी इसे देखूँगा ही नहीं, इसे बाद में देखूँगा। तो जो इन्विजिलेटर है उसको पता चल जाएगा मैंने देखा ही नहीं, तो मैं तब तक बार बार कर सकता हूँ। बिल्कुल भी इस भ्रम में ना रहिए कि आप देखेंगे नहीं वो मैसेज, क्योंकि क्या होगा ना कि ये जो आपको पॉपअप विंडो आएगा वार्निंग मैसेज का, जब तक आप उसे क्लियर नहीं कर लेते तब तक आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। और जब तक ये पॉपअप विंडो आप जो वार्निंग मैसेज होता है ना वो आपकी एग्जामिनेशन की टैब पे है, वहाँ पे रहेगा, उस विंडो पे रहेगा।
तब तक काउंटडाउन तो चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल आपको वार्निंग मैसेज आया और आपने 5 मिनट उसे खोला ही नहीं, आप वेट करते रहेंगे कि ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा, नहीं चला जाएगा बिल्कुल भी। आपको उसे ओके नोटेड कह के ही क्लोज़ करना पड़ेगा। जब तक आप उसे ओके नोटेड कह के क्लोज़ नहीं करेंगे तब तक ये वो वैसा ही रहेगा और आपका काउंटडाउन भी आपके लिए रुकने वाला नहीं है, वो चलता ही जाएगा। अगर आपने 1 घंटे तक भी उसे ऐसा ही रखा तो आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, आपका स्कोर भी नहीं होगा और वो पॉपअप विंडो भी वैसे का वैसा ही रहेगा। तो जब भी आपको वार्निंग मैसेज आए उसे ओके नोटेड कह के क्लोज़ कीजिए और वही एक्टिविटी दोबारा से ना हो, ये भी ध्यान में रखिए। ओके। Okay, then warning issued to examinee are recorded by the exam software. अब ये जो वार्निंग आपको रिसीव हो रही है वो सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड भी की जा रही है। जो MSBT का सॉफ्टवेयर है वहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी। आप बिल्कुल मत सोचिए कि जो वार्निंग मैसेज मुझको मिल रहे हैं वो सिर्फ मुझे या फिर ऑनलाइन विजिलेटर को ही पता हो गया, नहीं, ये एग्जाम के सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड की जा रही है। नॉट कंप्लाइंग विथ वार्निंग रिसीविंग फ्रॉम इन्विजिलेटर विल लीड रिसेप्शन ऑफ वार्निंग एंड विल फर्दर लीड टू रजिस्टरिंग ऑफ मॉल प्रैक्टिस केस अगेंस्ट द एग्जामिनी। आपने सोचा कि चलो ठीक है, वार्निंग मैसेज तो पहला आ गया, फिर भी मैं नहीं डरता, मैं तो करूँगा ही कॉपी, मैं तो देखूँगा ही यहाँ पे। तो क्या होगा, अगर आपको बार बार ये वार्निंग मैसेजेस मिलते रहे तो आपके खिलाफ माल प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जिससे आपको पनिशमेंट हो सकती है। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। नेक्स्ट पॉइंट इज द एग्जामिनी अपेयरिंग फॉर समर 2021 एग्जामिनेशन शाल नोट दैट। तो कौन कौन सी चीज़ें हमको याद रखनी है। तो फर्स्ट इज द क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन डिपेंड्स ऑन द सैंटिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। किस तरह से एग्जामिनेशन प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर उस एग्जामिनेशन की रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी डिपेंड होती है। द सैंटिटी ऑफ एग्जामिनेशन कम्स बाय स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू रूल्स एंड रेगुलेशन। जो हमें फॉलो करने हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस हम फॉलो करेंगे तो ही एग्जामिनेशन की सैंटिटी बरकरार रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रोपगेट डिस्ट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग इनोसेंट स्टूडेंट टू इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिस। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना करें। MSBT on its part has lodged complaint with State Police Department, appropriate authorities of social media against perpetrators of misleading information on social media. Hence, do not indulge in any sort of unfair means while attempting the online examination. MSBT तो रिक्वेस्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ मैं ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि प्लीज़ कोई भी माल प्रैक्टिस फॉलो ना करें। आपको वार्निंग मैसेजेस रिसीव ना हो ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें। अब आपको पता ही चल गया होगा इस वीडियो से कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करने हैं ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे। तो आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम सॉल्व कीजिए और बेस्ट ऑफ लक।